मेरा नाम राम है। मेरी भाभी शांति का विवाह मेरे भाई बीरू के साथ हुआ था। मेरे बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपने बड़े भाई बीरू के साथ रहता था। हम लोगों के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। हमारी जिंदगी काफ़ी अच्छे से गुजर रही थी। देखते देखते भाई की शादी को 4 साल बीत गए, पर भाभी की गोद अभी तक सूनी ही रही। गोद सूनी रहने का दोष भाभी हमेशा भैया को देती थी, जिससे दोनों में झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े से भाई इतना परेशान हो जाता था कि वो शराब के ठेके पर पहुंच जाता और फिर लड़खड़ाते कदमों से ही घर लौटता। धीरे धीरे 3 साल और बीत गए, लेकिन भाभी को माँ बनने का सुख नहीं मिला। भाभी को लगा कि वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी, इसीलिए वो भाई से नफरत करने लगी। शराब पीने को लेकर दोनों में झगड़ा इतना बढ़ता गया कि भाई भाभी को जानवरों की तरह पीट देता। समय के साथ मनमुटाव इतना बढ़ा कि भाई घर के बजाय खेत पर बनी नलकूप की कोठरी में सोने लगा। भाभी स्वभाव से मिलनसार थी और मैं भी भाभी के प्रति सम्मोहित था। जब हम दोनों साथ चाय पीने बैठते तब भाभी मुझसे खुलकर हंसी मजाक करती। भाभी का यह व्यवहार मुझे धीरे धीरे प्यार की रस्सी में बांधने लगा। एक दिन मैं खाना खाने बैठा तो भाभी थाली लेकर आई और जानबूझकर थाली को आंचल से ढकते हुए बोली, लो देवर जी खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मुझे भाभी की यह अदा बहुत अच्छी लगी। खाना खाते वक्त हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा तो मैंने बोला, भाभी आप बहुत सुंदर और सरल स्वभाव की हो, लेकिन भैया ने आपकी कदर नहीं की। मुझे पता है कि अभी तक आपकी गोद सूनी क्यों है। वो अपनी कमजोरी की खींच आप पर उतारते हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। यह कहते हुए मैंने भाभी से हमदर्दी जताई। यह सच था कि भाभी पति से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें ना तो मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ था और ना ही शारीरिक सुख, जिससे उनका मन विद्रोह कर उठा। उनका मन बेईमान हो चुका था। आखिरकार उन्होंने फैसला कर ही लिया कि अब वो असंतुष्ट नहीं रहेंगी। इसके लिए उन्हें रिश्तों का तार तार क्यों ना करना पड़े। औरत जब जानबूझकर बर्बादी के रास्ते पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। यही हाल भाभी के साथ हुआ था। भाभी जवान थी और माँ बनने का सुख लेना चाहती थी। फिर क्या, मैंने भी भाभी के साथ नाजायज रिश्ता बनाने का निश्चय कर लिया। मैं तो वैसे भी भाभी का दीवाना था। एक शाम भाभी बन संवर कर बैठी थी। थोड़ी देर चुप्पी के बाद भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, देवर जी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्ते की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझे बस यह बताओ कि हमारे इस नए रिश्ते का अंजाम क्या होगा। मैंने भी भाभी से कहा कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ऐसे कस्मे वादों के बीच कब संकोच की सारी दीवारें टूट गईं, हम दोनों को पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद मैं और भाभी शर्म लिहाज किए बिना मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने लगे। हम दोनों की इस हरकत का किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। कहते हैं कि वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक न एक दिन भांडा फूट ही जाता है। मेरे भाई बीरू को जब मेरे और भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बारे में भाभी से बात की तो भाभी ने कहा, राम मेरा सगा देवर है, उससे हंस बोल लेती हूँ, पड़ोसी इसका गलत मतलब निकालते हैं। उन्होंने तुम्हारे कान भरे हैं। भाई ने उस समय तो भाभी की बात मान ली, लेकिन भाई के मन में शंका पैदा हो गया। इसीलिए वो चुपके चुपके भाभी पर नजर रखने लगा। एक रात भाई ने हम दोनों का रंगरलिया मनाते हुए देख लिया। उसने हम दोनों का रिश्ता खत्म करने की चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का असर हम लोग को नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर हुआ कि हम लोग सावधानी बरतने लगे। जिस दिन भाई भाभी को मुझसे हंसते बोलते देख लेता, उस दिन शराब पीकर घर आ जाता और भाभी को खूब मारता पीटता। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि देवर जी हम कब तक इस तरह चोरी छुपे मिलते रहेंगे, आखिर कब तक कुछ शराबी की मार खाते रहेंगे। कहीं किसी दिन उसने शराब के नशे में मेरा गला घोंट दिया तो। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा भाभी, तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं भाई को ठिकाने लगा दूंगा और मैं आपको अपना लूंगा। भाभी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद मेरे बड़े भाई की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी लाश गांव के बाहर नलकूप वाले कमरे में पड़ी थी। मेरे भाई के मौत की खबर पाकर गांव के मुखिया धर्मपाल सिंह मेरे से कुछ सवाल पूछे और पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। रवानगी से पहले उन्होंने सीओ को भी सूचित कर दिया था। जहां मेरे भाई को मारा गया था वो हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर पर था। जब हम लोग सीओ के साथ घटना स्थल पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ था। वहां जाकर देखा तो मेरे भाई का लाश पड़ा हुआ था। मेरी भाभी भाई को इस हालत में देखकर चीखने चिल्लाने लगी। कमरे में चरपाई पर भाई की लहूलुहान लाश पड़ी थी। बिस्तर खून से तरबतर था।
दीवारों पर भी खून के छींटे पड़े थे। भाई के सीने में गोली मारी गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसकी उम्र यही कई 30-32 साल के आसपास रही होगी। गांव के मुखिया धर्मपाल सिंह जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि सीओ राकेश भी आ गए। उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया था। टीम ने कमरे से सबूत इकट्ठे कर लिए। सीओ राकेश ने मुझसे और भाभी से पूछताछ की। पूछताछ में मैंने बताया कि मेरा भाई नलकुंभ की रखवाली के लिए रात को नलकुंभ के कमरे में सोता था और कभी कभी मैं खुद भी वहां सो जाता था। बीती रात 8 बजे खाना खाकर वो नलकुंभ पर सोने आया था। सुबह 9 बजे जब मैं उनके लिए नाश्ता लेकर गया तो देखा कि किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मैंने हत्या की जानकारी सबसे पहले भाभी शांति को दी, उसके बाद गांव में अन्य लोगों को। इसके बाद हत्या की सूचना देने पुलिस चौकी चला आया। सीओ राकेश ने पूछा कि तुम्हारे भाई का गांव में किसी से रंजिश तो नहीं है? मैंने कहा नहीं साहब, हमारे गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई लेन देन और कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। ना ही भैया किसी से कोई लेन देन करते थे। हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही रहते थे। कर्ज लेना भैया को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, वो शराब के शौकीन जरूर थे, लेकिन खाने पीने में अपना ही पैसा खर्च करते थे। सीओ राकेश ने मेरी भाभी से पूछताछ की तो वो फपक कर रो पड़ी। चंद मिनट के बाद उनके आंसुओं के सैलाब रुका तो वो बोली, साहब मेरे पति अच्छे भले थे, कोई तनाव या कोई परेशानी नहीं थी। रात 8 बजे खाना खाकर वो नलकुंभ पर सोने गए थे। पता नहीं रात में किसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। सुबह देवर जी उन्हें नाश्ता देने आए तो हमें उनकी हत्या की जानकारी मिली। सीओ बोला, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बता दो, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किसने किया है ये सब। भाभी ने कहा, साहब मुझे चोरों पर शक है। मुझे लगता है रात में चोर नलकुंभ की मोटर चुराने आए थे। वो जाग गए होंगे और चोरों को ललकारा होगा, तब उन्होंने गोली मार दी होगी। तभी गांव के मुखिया धर्मपाल ने सीओ राकेश को चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीरू के मौत का राज घर में ही छिपा है। बीरू की पत्नी शांति का चाल चलन ठीक नहीं है। उसके अपने देवर राम के साथ नाजायज रिश्ते हैं। बीरू उन अवैध रिश्तों का विरोध करता था, साथ ही शांति से मारपीट भी। शक है कि शांति और राम ने मिलकर बीरू को मार डाला है। यह जानकारी मिलते ही सीओ राकेश ने मुझे हिरासत में ले लिया और भाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद वो मुझे पुलिस चौकी लेकर आ गए। वो लोग मेरे से पूछताछ शुरू की तो मुझे भाई के जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है और मैं बहते आंसू के साथ अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि मैं अपने भाई बीरू को मारने के बाद टूट गया था। अगले दिन पुलिस ने मेरे घर में तमंचा भी बरामद कर लिया था, जिसे मैं अपने खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। मैं गिरफ्तार हुआ तो मेरी भाभी शांति घबरा गई। वो अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रही थी कि पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। पुलिस चौकी पर जब मेरी भाभी का सामना मेरे से हुआ तो भाभी ने भी सच बताना ठीक समझा। भाभी ने भी बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव के मुखिया धर्मपाल ने मेरे चचेरे भाई को गवाह बनाकर मेरे और भाभी के खिलाफ भाई के मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। हम दोनों से की गई पूछताछ में मेरे और भाभी के बीच अवैध रिश्तों का खुलासा हुआ। मैं और भाभी ने भाई की हत्या की योजना बना डाला था। हत्या की योजना बनाने के बाद भाई के प्रति भाभी का व्यवहार नरम पड़ गया था। वो दिखावटी रूप से भाई को प्यार जताने लगी। कभी कभी वो शारीरिक मिलन के लिए नलकुंभ वाली कोठरी पर भी चली जाती। भाभी की इस व्यवहार से भाई को लगा कि उसने मेरे से संबंध खत्म कर लिए हैं। एक दिन रात के 8 बजे भाई आया तो भाभी ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। उसके बाद वो खेतों पर नलकुंभ वाली कोठरी पर सोने चला गया। उसके जाते ही मैं और भाभी ने बात करके अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। गांव के ज्यादातर लोग जब गहरी नींद सो गए तो मैंने कमर में तमंचा खोसा और भाभी के साथ खेतों पर जा पहुंचा। भाभी ने कोठरी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। इस पर भाई ने पूछा, कौन? भाभी ने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही मैंने कमर में खोसा तमंचा निकाला और भाई के सीने में 2 फायर कर दिया। गोली लगते ही भाई खून से तरबतर होकर चारपाई पर गिर पड़ा। चंद मिनट तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। भाई की हत्या करने के बाद मैंने तमंचा झाड़ियों में छिपा दिया और भाभी के साथ घर आ गया। सुबह 9 बजे दिखावे के तौर पर मैं नाश्ता लेकर नलकुंभ पर गया और वहां से बदहवास भागता हुआ गांव आया। गांव वालों को मैंने भाई की हत्या हो जाने की जानकारी दी। कुछ देर बाद वहां सब लोग इकट्ठा हो गए।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।